Hello, everyone. Today we are starting a new topic that is demographic profile. So, what do you mean by demographic profile, beta? Anybody is knowing? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है बेटा कि हमारी कंट्री की बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सारी चीज़ें कितनी हैं उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये अभी आपको आगे हर चैप्टर्स में बताया जाएगा, पूछा जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पूछूं डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में की बर्थ रेट, डेथ रेट, करंट पोजीशंस इनकी क्या चल रही है। सेंसस मालूम है क्या होता है? आफ्टर एवरी 10 years वी आर डूइंग सर्वे, दैट इज कॉल्ड सेंसस। और वो जो डीप सर्वे होता है कंट्री की हर जगह हर चीज़ का, तो उसको कहा जाता है सेंसस सर्वे। तो सेंसस में हम लोग क्या करते हैं, डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जाता है। हर फैमिली के बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन लेवल, अर्निंग लेवल, इनकम लेवल, हर चीज़ पूछी जाती है। तो वो चीज़ होती है हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल तैयार होती है। तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में कितना बर्थ रेट है, डेथ रेट है, कितनी जल्दी लोग मर जाते हैं, कितने बर्थ हमारे यहाँ हर पर 1000 में होता है, हर मिनट में होता है। उस चीज़ को कहा जाता है बर्थ रेट, डेथ रेट। तो आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ क्या था, ये सारी चीज़ें अच्छी थी कि कम थी, हाई थी कि लो थी? बताओ, बर्थ रेट हमारी कंट्री की उस समय क्या थी, हाई थी कि लो थी? हाई। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे एजुकेशन लेवल इतना था नहीं और मेडिसिन्स वगैरह भी नहीं थी, तो ये हमारे यहाँ डेथ रेट वगैरह बहुत हाई थी। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मीन्स बिलो 1 year, मीन्स बर्थ चाइल्ड, बेबी बर्थ चाइल्ड। तो जब बर्थ होता है बच्चों का, तो उस समय बहुत ज़्यादा बच्चे की डेथ हो जाती थी। उस चीज़ को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स हमारा डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो भी उस समय हमारे यहाँ क्या था, हाई था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी मॉडर्न, जिसके कारण ये हाई था। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि कम से कम कितनी हमारे यहाँ लाइफ है, पर पर्सन कितने साल जी सकता है, उस चीज़ को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी, 44 years, मीन्स बिलो 40 और 44 years तक की में ही लोगों की डेथ हो जाती थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, अब 69 to 70 years तक हर पर्सन, मेनली लोग जिंदा रहते हैं। पहले 40-45 के में ही लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये मॉडर्न एरा में हमारी चेंजेस हुई है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सुधर गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी सुधर गई है, डेथ रेट सुधर गया है, जो उस समय बहुत हाई था। ठीक है। लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशन रेट। तो एजुकेशन रेट मीन्स पर पर्सन कितने पर्सन की स्टडीज है, क्या लेवल एजुकेशन लेवल का है। तो उस समय एजुकेशन लेवल भी बहुत लो था, आज एजुकेशन लेवल हाई हो गया है। उस समय नहीं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत चलता था कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है, बॉयज़ को पढ़ाना है। तो इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी ये लिटरेसी रेट बहुत कम था। बट नाउ दिस लिटरेसी रेट इज बेटर देन बिफोर। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझ में आ गया क्या होता है बेटा? इट्स क्लियर टू एवरीवन? ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा। जब हम काम करते हैं, चाहे हम खुद के यहाँ काम करें, चाहे हम किसी के यहाँ काम करें, so that is occupational structure. तो occupational structure को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है हमारा,
Now it is clear. Yes. Primary sector means agriculture sector, और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं तो फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्राइमरी सेक्टर। तो उस समय हमारा 72%, देखो टेबल दिया हुआ है, 72% लोग किस में एंगेज थे? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। तो हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% हम लोगों का कहाँ से कवर अप होता था? प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में 10% था, टर्जरी सेक्टर में 17% था, और उस टर्जरी सेक्टर में क्या क्या चीजें ली हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब अपना सेल्फ बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, और सर्विसेज। तो ये सारी चीजें मिलाकर टर्जरी सेक्टर तैयार हुआ। तो हमारा ओवरऑल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम क्या था? 72% प्राइमरी सेक्टर के थ्रू, 10% सेकेंडरी सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, और 17.2% टर्शरी सेक्टर के थ्रू हमारी कंट्री को इनकम होती थी। आई बेटा ये चीजें समझ में? अब यहाँ डीप में इनने पॉइंट्स दिए हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, 72% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर में डिपेंड थी, बट इंग्लैंड यूएसए में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4% पॉपुलेशन बस एग्रीकल्चर में डिपेंड है, और हमारी तो 1/3% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड है। इसीलिए हमारी कंट्री किस में आ रही है? बैकवर्ड, और उनकी कंट्री क्या है? डेवलप्ड और ग्रोथेबल। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9% हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रीज में या जो माइनिंग का काम करती है। बट यूएसए, इंग्लैंड और जापान में 32%, 42% एंड 39% पॉपुलेशन इन चीज़ों में एंटर है। मतलब उस टाइम पे ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनी हुई थी कि वहाँ की इतनी परसेंट पॉपुलेशन आपकी इन चीज़ों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थी, जबकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं होने दी जा रही थी। हमारे यहाँ बस 9% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थी। देन ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर में जब फायदा नहीं हो रहा था, तो कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर का काम छोड़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स स्टार्ट करे। तो मींस मूवमेंट और चेंजेस ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो इंडियन इकोनॉमी में इट वाज बाय लार्ज एब्सेंट। हमारी कंट्री में उस समय भी इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं थे, बट मद्रास में सबसे पहले, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक, बॉम्बे, बंगाल, इन एरिया में लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फर्स्ट चेंजेस करी थी। मींस एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर इंडस्ट्रीज चालू करी थी। बट उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब एग्रीकल्चर में ही डिपेंड था। वो कह रहे थे नहीं हम एग्रीकल्चर में ही करेंगे, इसीलिए उन लोगों ने एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस करके ग्रीन रिवॉल्यूशन सिस्टम लेकर आ गए थे। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके कारण हमारा बैकवर्डनेस था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर बेटा? देन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल भी मैंने समझाया था इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किसी को याद है? इतनी जल्दी बेटा ज्वाइन हुई? Yes. So services which we are getting for our progress, that is called infrastructure. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनने आपको बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो मनी से रिलेटेड होता है, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स हमें मनी इन्वेस्ट करके डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, इन सब चीज़ों में जब हम चेंजेस करते हैं, तो वो सेक्टर हमारा क्या बन जाता है?
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन सब चीज़ों में मनी की ज़रूरत होती है, तो जब हमारी चेंजेस होती हैं मनी फॉर्म में तो वो चीज़ें कहलाती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इकनॉ मनी में चेंजेस नहीं हो रही हैं, हमारे खुद के में बस नेचर में चेंज हो रही है, एजुकेशन सेक्टर से चेंज हो रहा है, हेल्थ में चेंज हो रही है, मतलब हमारा एजुकेशन लेवल हाई हो रहा है, हम बीमार नहीं पड़ रहे, हेल्थ हमारी अच्छी है, हमें अच्छा घर रहने के लिए मिल रहा है। तो जब हमें ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है तो सोसाइटी में हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, वन इज इकोनॉमिक विच आर रिलेटेड टू मनी, so that development is called economic infrastructure. Second is social infrastructure, where we are developing our education sector, health sector, and our housing facility sector. So that is called social infrastructure. बट ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था, हमारा उनने हमारे लिए डायरेक्टली बेनिफिट नहीं किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अपना फायदा चाहते थे, बट उनके फायदे से कुछ फायदा हमें भी हो गया। जैसे उनने रेलवेज बनाया, तो रेलवेज बनाई ब्रिटिशर्स ने ताकि उनको रॉ मटेरियल जल्दी फॉरेन कंट्रीज में पहुंचा सके और वहां से फिनिश गुड्स बना के जल्दी यहाँ बेच सके। तो उस मकसद से उनने रेलवे बनाया था। बट रेलवे आज हमें बहुत बेनिफिट दे रही है। तो ये एक बेनिफिट है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए करा था। इनडायरेक्टली हमें उससे बेनिफिट मिला, बट डायरेक्टली उनने अपने बेनिफिट्स के लिए ये बनाया था। तो रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1850 में, जो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर ले जाने में हेल्प कर रही थी, जिससे मार्केट साइज बढ़ गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प करी थी। सेकंड, पोर्ट। पोर्ट मालूम है, सी रूट्स जहाँ पे हमारी शिप्स वगैरह, हार्बर्स होते हैं, पोर्ट एरिया जहाँ पे शिप्स रुकती हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो दैट इज पोर्ट एरिया। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में पोर्ट एरिया भी डेवलप करा, ताकि अगर हमारा रोड रूट नहीं है तो उन्होंने वाटर रूट को डेवलप करा था। वाटर रूट से वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, जिसको कहा जाता था पोर्ट पोर्ट डेवलपमेंट। तो उनने हमारी कंट्री में पोर्ट का डेवलपमेंट भी करा था, जिससे वाटरवेज का डेवलपमेंट हुआ। और वाटरवेज सस्ता तरीका भी रहता था, इकोनॉमिकल इतना भी इकोनॉमिकल नहीं जाता था, मगर था। जैसे कि उनने स्विस कैनाल रूट बनाई थी। व्हाट बेटा? उनने वाटर रूट एरिया बनाया था, जिसके लिए उनने स्विस कैनाल का डेवलपमेंट किया था। तो वो सेकंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी कंट्री में हुआ था। थर्ड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ मालूम ही है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ लेटर सिस्टम, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में किया था। देन फोर्थ, रोड्स बनवाए थे उनने। कंस्ट्रक्शन नहीं तो पहले हमारे यहाँ कच्चा रोड था, ब्रिटिशर्स ने इन रोड सिस्टम को भी डेवलप करा था, पक्की रोड बनवाई थी, जिससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ। रेनी सीजन में नहीं तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती थी, तो उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करा था ब्रिटिशर्स ने ही। तो ये इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट उनने अपने लिए करा था, बट जिससे हमारी कंट्री को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ। तो वो चीज़ें हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन-कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे थे ब्रिटिशर्स ने? यस, 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 yes, post and telegraph is coming under communication system. So now, next topic, was there any positive impact of British rule in India? Market important question for board exam. ब्रिटिश रूल्स के डेवलपमेंट से हमारी कंट्री को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, मतलब फायदा हुआ? तो हाँ, हमारी कंट्री को क्या क्या फायदा हुआ बताओ बिना रीडिंग। उनने क्या क्या फायदा कराया हमारी कंट्री को इनडायरेक्टली? कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करा, ओके। धीरे धीरे
यस, तो ये चीजें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पॉइंट में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक है। और हमें सबसिस्टेंस फार्मिंग से किस पे शिफ्ट करवाया? कमर्शियल फार्मिंग। नहीं तो हम बेचना सीखते ही नहीं, बस हम अपने लिए उगाते रहते। तो इसीलिए उनने सबसिस्टेंस फार्मिंग से हमें कहाँ पे शिफ्ट करा? कमर्शियल फार्मिंग पे भी, मनी अर्निंग सिस्टम पे भी शिफ्ट करा। तो भले ही उनने अपना फायदा देखा, बट बाद में लोगों को समझ में आया नहीं, इससे भी हमारी कंट्री को फायदा होगा। उनने एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज खोली, रेलवेज बनाना चालू करा, रोडवेज बनाना चालू करा, तो जिससे ज्यादा लोगों को जॉब मिलना चालू हुए। तो उनने ये भी बेनिफिट दिया। फिर उनने फेमाइंस वगैरह को कंट्रोल करा। क्यों? क्योंकि उनने अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधार दिया। तो फेमाइंस वगैरह जो प्रॉब्लम थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फूड इजीली अवेलेबल हो जा रहा था। तो फेमाइन प्रॉब्लम हम बच गए। फेमाइन का मतलब जानते हो ना? फूड्स नहीं मिल रहा है तो भूखे रह जाते हैं लोग जब उनको खाना नहीं मिलता। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। देन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मनी को ट्रांसफर करना सिखाया, पैसों के बदले में काम करना सिखाया। आप पैसे दो और आप सामान लो। फिर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनने लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ सो उनने एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया। एडमिनिस्ट्रेशन मींस मैनेजमेंट करना सिखाया लोगों को, कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे वो हम लोगों के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों को समझ में आ गया कि हमें भी अगर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो हमें भी ये सारे सिस्टम्स को अपना के रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट उनने करा। Keep studying.